वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 2022 का पेपर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। 75 क्वेश्चन है। इनको आपको फुल वॉच करना है, वीडियो को जरा भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्किप करोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बन रही है। व्यूज़ का कोई मैटर नहीं है, कोई ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं इन वीडियो पर, बट मैं आपके लिए ये स्पेशली वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, और जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको जरूर वॉच करनी है एमसीक्यू, क्योंकि आज से मैं एमसीक्यू ही डालूंगा। कल से मैं एमसीक्यू ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द नर्व इम्पल्स ordered by a respiratory center sends out nerve impulses to control center in brain, diaphragm and intercostal muscles, carotid and aortic bodies, muscles of the body that regulate the use of oxygen। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन आपको अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को देखना है कि रियल में क्या आंसर बताया मैंने, ठीक है। आपको खुद अटेम्प्ट करना है पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। क्वेश्चन नंबर 2, टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर। अब देखो टिश्यू प्लाज्मिन क्वेश्चन आया आपका कहाँ से, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से। तो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर हेल्प्स इन द वाउंड हीलिंग, एलर्जी रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी, ये डिजोल्व्ड क्लोट इन द ब्लड वेसल्स। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिजोल्व्ड क्लोट इन द ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following ensure stable binding of the RNA polymerase to the promoter for transcription initiation in bacteria। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द स्टेबल बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आप सभी को बताओगे आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में एक ही होता है, और हमारे केस में बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। अब तीनों का काम भी मैं समझाऊंगा, बट पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप, उसके मैं तीनों के काम भी बताऊंगा। तो आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर फॉर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोट्स की बात की जा रही है। तो सिग्मा फैक्टर, रहो फैक्टर, अल्फा फैक्टर, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो जिस बच्चे ने भी ट्रांसक्रिप्शन जरा से भी पढ़ी है उनको पता होगा इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा फैक्टर। अब इसको मैं कंप्लीट करूंगा कि कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेजेस हमारे केस में होते हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में होते हैं। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको करना क्या है, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है एचपीयू के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए। देखो, आपके जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं कह सकता हूँ वो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास इतना टाइम अभी नहीं है कि आप एक सिंगल टॉपिक को पकड़ो और उसको कंप्लीट करने लगो ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आपके पास ये हो सकता है कि जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके आप एमसीक्यू क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देखो ये आपका पूरा कॉन्टेक्ट है, ठीक है, सॉरी कंटेंट है, जिसमें आप एच पी एम एस सी में आएगा। इसमें लोअर नॉन कोडेट्स आप देखते हो पहला चैप्टर है, देन हायर नॉन कोडेट्स, और ये पूरा आपका 22 चैप्टर ये हैं, और देन आप यहाँ पर 43, टोटल यहाँ पर 43 चैप्टर हैं आपके, ठीक है, जो आपके एम एस सी एंट्रेंस 2024 में आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इन सभी के एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ये मात्र आपको मेरे से मिल लेना है। यहाँ पर देखो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है 8353879874, इस पर आपको कांटेक्ट करना है, और इस पर आपको मात्र 49 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें होल सिलेबस यानी 43 चैप्टर्स के एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के लगभग 80 से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे नॉन कोडेड आपका पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर के 80 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, वैसे ही हायर कोडेड के, वैसे ही रेस्पिरेशन के, डाइजेशन के, हर एक के 50-50 80-80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मात्र मिलेंगे आपको 49 रुपीज़ में। तो पहली स्ट्रेटजी आपको ये अपनानी है। दूसरी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है कि जो मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा, पहले मैं एक आधी डालता था 2 या 3 दिन में, अब मैं डेली 2 या 3 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। तो आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि एचपीयू करता है क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपके म्यूटेशन केस आ जाएंगे, नो, वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आ चुके हैं, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में आए हैं या कहीं आपने पढ़े हुए हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके माइंड में ट्रिगर हो जाए चीज़ें कि हाँ यार मैंने सर ने पढ़ाया था, ये वाली चीज़ थी और इसका आंसर ये है, क्योंकि ये बात आपको क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता होगा, दो ही बातें होंगी। तो इसमें बस माइंड को ट्रिगर करना है, यानी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इतना अटेम्प्ट कर देना है कि क्वेश्चन आपके माइंड में घूमे, ओके। तो ये होगा प्रैक्टिस से ही। तो 43 जो यूनिट्स हैं उनके आपको एमसीक्यू तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा मात्र 49 रुपये में, बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक है वो अरिहंत की बुक है, 500 रुपये की बुक है, और मैं आपको मात्र 49 रुपये में पीडीएफ दे रहा हूँ होल बुक का,
ओके, जिनके पास ये बुक है वो मैसेज ना करें, क्योंकि उनके पास बुक तो है तो क्यों मैसेज करना उन्होंने। बाकी जिनके पास नहीं है वो मत मेरे से ले लेना, ये नंबर दिया हुआ है। अब वीडियो को हम नेक्स्ट करते हैं, यानी हमारा जो पढ़ा रहे हैं हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम चले हुए थे आरएनए पॉलीमरेजेज में। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये हमारे केस में होता है। तो आपको याद रखना आरएनए पॉलीमरेज 1 का लिख लीजिए चाहे। आरएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम होता है? उसका काम होता है आरएनए की सिंथेसिस करना, यानी राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना। और आरएनए में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 28 एस आरएनए है, 18 एस आरएनए है और 5.8 एस आरएनए है, उनकी सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 1। बट एक सब यूनिट अभी भी बच गई है, वो है 5 SrRNA। तो 5 SrRNA, tRNA एंड U6 SrRNA इनकी सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 3। और जो मेन आरएनए पॉलीमरेज है वो है आरएनए पॉलीमरेज 2 है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो सिंथेसिस करता है mRNA की, और साथ में SNRNA की भी, बट इंपॉर्टेंट है mRNA की। ओके, बाकी जो ये थी यूकैरियोट्स की, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में ओनली एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है और उसके 6 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से दो अल्फा, एक बीटा डैट और थर्ड ओमेगा। और ओमेगा के बाद आता है हमारे पास सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन करवाता है, यानी ये सबसे पहले पता करवाएगा कहाँ पर टाटा बॉक्स है। जहाँ पर टाटा बॉक्स होगा, TATA बॉक्स बोलते हैं हम, या हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स में तो प्रिब्नो बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स होता है हमारे केस में। तो प्रिब्नो बॉक्स की जगह यहाँ पर सिग्मा फैक्टर ही वहाँ पर प्रोवाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज को कि वो प्रिब्नो बॉक्स में बैठे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैमिली ऑफ द प्रोटीन रेगुलेट्स द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। अपने एपोप्टोसिस पढ़ी होगी, दो टाइप की एपोप्टोसिस होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। देखो आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप एपोप्टोसिस करने लगे। एपोप्टोसिस होती है सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी ऐसे सेल डेथ जिसको हमने खुद करवाया है, हमारी बॉडी ने खुद करवाया है। कई बार तो होता है, आज यदि आपको मैं यहाँ पर कोई आपको चांटा मार दे या आप गिर जाओ, आपकी सेल की डेथ हो जाए, उसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। बट एपोप्टोसिस इज द डिफरेंट थिंग। हमारे शरीर में लगातार सेल खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, इस प्रोसेस को लगता है एपोप्टोसिस को, यानी प्रोग्राम सेल डेथ। और ये दो टाइप की चलती है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है अंदर से यानी माइटोकॉन्ड्रिया से, और एक्सट्रिंसिक होते हैं बाहर से। तो पूछा है कि कौन रेगुलेट करता है, BCL2, BCL4, कैस्पेसिस 8 या कैस्पेसिस 2। तो ये भी बहुत ईजी है, जिन्होंने भी बच्चों ने एपोप्टोसिस की उनको पता होगा क्या आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, BCL2 फैमिली। ये प्रो भी होती हैं और एंटी भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द RH एंटीजन। RH एंटीजन से क्वेश्चन आता है कि RH एंटीजन कहाँ से आया है, यानी किस ऑर्गेनिज्म से RH एंटीजन आया है। तो वह रहीसस मंकी, रहीसस मंकी इससे आया है। और ये कौन से 3 जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है RH एंटीजन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी RHAG, RH एंड RH80। आपको याद कैसे रखना है, देखो RH तो होगा ही होगा, उसके बाद AG, D एंड E, यानी AG, D और E आपको याद रखना है। DE तो आपको याद रख लोगे, ABCDE, ठीक है। तो DE और साथ में AG, यानी AGDE याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेडरिक सेंगर वन द 2 नोबेल प्राइज, वन ऑफ द मेथड फॉर टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन एंड अनदर फॉर द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ। देखो फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल प्राइज मिला था दो चीजों में। एक को तो मिला था कि प्रोटीन का उसने क्या क्या सीक्वेंस बताया था, और दूसरा किस चीज में मिला था ये क्वेश्चन पूछा गया। तो न्यूक्लिक एसिड में, अमाइनो एसिड में, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में, ये TC साइकिल में। तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज डिस्क्राइब एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या डिस्क्राइब करती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। तो देखो मैं साथ साथ में आपको कुछ समझा रहा हूँ, ये जो मैं चीजें समझा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पुट हो सकते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एपिजेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ द जीनोटाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, स्टडी द अल्टरनेशन ऑफ द DNA सीक्वेंसेस, स्टडी द हेरिटेबल phenotype change not involved to change in the DNA sequence, स्टडी ऑफ जीन एक्टिविटी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टडी ऑफ हेरिटेबल फिनोटाइप चेंज नॉट इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ DNA सीक्वेंस। तो आपको याद रखना एपिजेनेटिक्स क्या होती है। एपिजेनेटिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें DNA का सीक्वेंस तो चेंज नहीं हो रहा है,
बट उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। यानी कोई ऐसा सीक्वेंस है वो AUG GUG ऐसा ही है, सेम वैसा ही है, पर उनका जो प्रोटीन फॉर्मेशन का तरीका वो चेंज हो गया, यानी उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया बट सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आता जा रहा है, चाहे आपका HP सेट हो, पीछे से HP सेट हुआ, यानी MSc जब आप कर लोगे तो आप नेट सेट की तैयारी करोगे तो HP सेट में भी ये क्वेश्चन आया था, चारग्राफ रूल। चारग्राफ रूल हमारे टाइम में भी आया था जब हमने HP में MSc एंट्रेंस किया था। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखो अभी आ रहा है, 2022 में आया है, तो ये चारग्राफ रूल आता ही आता है। और चारग्राफ रूल का मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, यानी एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा, आप रट लीजिए, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे चारग्राफ रूल पर। पूछा है इन RNA द अमाउंट ऑफ द राइबोज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द फॉस्फेट। In DNA, the amount of the adenine is equal to amount of the guanine. In RNA, the percentage of deoxyribose is equal to the amount of the uracil. Yeah, in DNA, the percentage of adenine is equal to the percentage of thymine and percentage of cytosine is equal to percentage of guanine. तो सिंपल ये है, चार्गर रूल कहता है the percentage of purines is equal to the percentage of pyrimidine. यानी यहाँ तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, बट आपको याद कैसे रखना है, ए क्या होता है, प्यूरिन होता है, और जी क्या होता है, प्यूरिन होता है, यानी ए और जी होता है प्यूरिन से। तो A + G इज इक्वल टू T + C, जहां पर भी ये लिखा होगा दैट्स द राइट आंसर। ऐसा भी लिखा हो सकता है या ऐसा लिखा हो सकता है, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, तब भी ठीक है। सिंपली ये याद रखना है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने ग्वाइनिन होंगे उतना ही साइटोसिन होंगे, यानी प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन। देखो क्वेश्चन सी का कह रहा था, ऑप्शन सी परसेंटेज, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ द एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्वाइनिन। कैसे, एडेनिन भी क्या है हमारा, प्यूरिन है, ग्वाइनिन भी प्यूरिन है, तो ये तो सही हुआ, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, नॉट प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, यानी A + G इज इक्वल टू T + C। सिंपल थिंक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या आरएनए में भी चार्ग्राफ रूल अप्लाई होता है, तो आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो मोस्टली पाया जाता है उसमें चार्ग्राफ रूल अप्लाई नहीं होता है, बट सम टाइम डबल स्टैंडर्ड आरएनए में चार्ग्राफ रूल अप्लाई होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 forensic technique once relied on the analysis of the restricted fragment length polymorphism, but more recent has come to demand of। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट STR की बात की जा रही है। क्वेश्चन 10 वेयर इज द पीनल ग्लैंड लोकेटेड। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पीनल ग्लैंड कहाँ पर होता है। देखो जिसी को आता होगा बट्टे करेगा, जिसको नहीं आता वो तुक्का लगाएगा। तो पीनल ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है, आप सभी को पता ही है ना, यानी हमारे खोपड़ी में है, हमारे क्रेनियल कैपेसिटी में है। अब आपको बताना कहाँ होता है, जस्ट बिलो द एडम एपल, हैंगिंग डाउन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो कुछ ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे जस्ट बिलो द एडम एपल, वहाँ कहाँ होगा यार पीनल ग्लैंड, तो उसकी तो जो एडम एपल तो बहुत ही पीछे है ना, वो तो होगा ही नहीं। इन द फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन, फ्रंटल लोब आगे होगा पीनल ग्लैंड, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए और डी को तो आप एलिमिनेट ही कर दो, बी और सी में बताओ। हाइपोथैलेमस से हैंग कर रहा है, ये बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में है, तो पीनल ग्लैंड हमारा राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से एक बार कि दो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम विच ज्वाइंस द टू हेमिस्फीयर। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 11 एडिनो हाइपोफाइसिस इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, यानी सिंपल एंटीरियर पिट्यूटरी पूछा जा रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी किन दो सब यूनिट से किन दो पोर्शन से जुड़ा हुआ है, पारस डिस्टालिस एंड पारस नर्वोसा, पारस इंटरमीडिया एंड पारस डिस्टालिस, पारस नर्वोसा एंड पारस इंटरमीडिया एंड पारस नर्वोसा एंड पारस ट्यूबुलरिस। तो आप एलिमिनेट ही कर दो, नर्वोसा जहां पर लिखा एलिमिनेट कर दो। नर्वोसा क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस की बात की जा रही है, तो नर्वोसा तो तीनों चीजों में लिखा हुआ है, एलिमिनेट कर दो तीनों ऑप्शन को, एक ऑप्शन बच गया पारस इंटरमीडिया एंड पारस डिस्टालिस।
कुछ कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज ए प्रिकर्सर फॉर द थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। T3 एंड T4 के लिए कौन सी अमाइनो एसिड जो प्रिकर्सर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्मोन से क्वेश्चन आता है। ट्रिप्टोफान, लाइसिन, टायरोसिन, हिस्टिडीन। मैं आपको एक वो देता हूँ, हिंट देता हूँ, वो एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। अब बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टायरोसिन। यहाँ पर दो ऐसे अमाइनो एसिड जो एरोमेटिक थे। कई बार क्वेश्चन ऐसा था, नेम द एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो तीन टाइप के एरोमेटिक अमाइनो एसिड होती है, एक ट्रिप्टोफान, एक टायरोसिन, एक फिनाइल एलनिन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है, टायरोसिन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर कोज्ड बाय द लैक ऑफ थायमिन विटामिन B1। विटामिन B1 की वजह से कौन सी ब्रेन की एक डिजीज होती है, जैसे आप सभी को पता होगा विटामिन B1 से वेरी वेरी होती है। बट इधर पूछा है डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है, उसको क्या नाम देते हैं हम, वर्निकल सिंड्रोम, कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ओस्टियोनेक्रोसिस या टनल विजन। आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, मैं तो सबसे बेस्ट यही करता था। देखो ओस्टियोनेक्रोसिस यानी बोन्स की बात की जा रही है, तो ब्रेन डिसऑर्डर बोला है तो ये तो एलिमिनेट हो गया। टनल विजन यानी आंखों की बात की जा रही है, और हमारा ऊपर लिखा डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा है मेरे पास ए और बी। अब आपको मेरे को तुक्का लगाना है कि क्या कोराक्स ऑफ सिंड्रोम हो सकता है या वरन नेकल सिंड्रोम हो सकता है। तो इधर आप किस्मत आजमाओ या तुक्का लगाओ, यदि दो ऑप्शन तो आपके पास बचे जाते हैं, ए या बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, वर्निकल सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 14, द कोलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द विब्रो कोलरे एक्सर्ट इट्स एफर्ट इफेक्ट बाय। कई बार क्वेश्चन ऐसा ही आ जाता है कि कोलरा इज कोज्ड बाय, तो एक बैक्टीरिया है विब्रो कोलरे, इसके द्वारा ये फैलाया जाता है। तो कोलरा इज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विब्रो कोलरे एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट बाय, मॉडिफाई द जी प्रोटीन, मॉडिफाई द प्राइमरी मैसेंजर, मॉडिफाई द इफेक्टर या मॉडिफाई द रिसेप्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफाई द जी प्रोटीन। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, द कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इन ए रेस्टिंग सेल इज। ये क्वेश्चन मैं पता नहीं कितने बार आपको करवा चुका हूँ कि रेस्टिंग सेल में कैल्शियम की कितनी कंसंट्रेशन होती है, 10 मोल, 10 रेस्ट पावर माइनस 2 मोल, 10 रेस्ट पावर माइनस 5 मोल या 10 रेस्ट पावर माइनस 7 मोल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ओ वेट 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 वेट, चेक कर लेने इसको। ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है मुझे, काफ़ी हद तक रॉन्ग है। इसकी कंसंट्रेशन, कैल्शियम की कंसंट्रेशन रेस्टिंग सेल में पूछी ना, तो नहीं नहीं ऑप्शन नहीं है इसमें। चेक करना इसका आंसर क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका क्या है, बट ये इनमें से तो नहीं है। चेक कर लेने एक बार इसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी डिस्क्राइब्ड। अल्फा, देखो अल्फा बीटा गामा तीन डाइवर्सिटी होती हैं, अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है स्पीसीज डाइवर्सिटी इन दिस सिंगल कम्युनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, evolutionary process occurring in a species where the accumulation of the gradual changes become distinct from the different species is। देखो ये जो जेंसिस है ना, इसे क्वेश्चन बनता है, आप मानो या ना मानो, क्लिडोजेंसिस, एनाजेंसिस, फाइलोजेंसिस, हेटेरोजेंसिस क्वेश्चन आएगा। मैं समझा दूंगा एक एक करके क्या होती हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। इवोल्यूशनरी प्रोसेस अकरिंग इन ए स्पीसीज वेयर द एक्युमुलेशन ऑफ द ग्रेजुअल चेंज, वर्ड क्या है, ग्रेजुअल, धीरे 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 होने वाली प्रोसेस, बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, और इसको हम बोलते हैं, द बहुत इजी आंसर है इसका, क्लेडोजेनेसिस। यानी क्लेडोजेनेसिस में स्पीसीज एक ही स्पीसीज एंसेस्टर से आती हैं, प्रीवियस वाले का एक्सटेंशन नहीं होता है। एनाजेंसिस में क्या होता है, प्रीवियस वाले का एक्सटेंशन होता है और न्यू स्पीसीज का प्रोडक्शन होता है, यानी पंक्चर्ड इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है। बट क्लेडिस्टिक में होता है ग्रेजुअल इक्विलिब्रियम। ओके, फाइलोजेनी तो आपको पता ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, कॉल मॉड्यूलिन। और कोल मॉड्यूलिन तो बच्चों बच्चों को पता होगा, कोल मॉड्यूलिन कैल्शियम। ओके, कोल मॉड्यूलिन हैज लो एफिनिटी फॉर, कोल मॉड्यूलिन की लो एफिनिटी होती है मैग्नीशियम आयन के लिए, आयोडीन के लिए, नॉन स्टिमुलेटेड सेल्स के लिए, स्टिमुलेटेड सेल्स के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉन स्टिमुलेटेड। ऐसे पता रहा है कि जो सेल स्टिमुलेट नहीं है तो कोल मॉड्यूलिन क्यों आएगा, कोल मॉड्यूलिन तो तभी आता है जब सेल स्टिमुलेट हो जाता है और कैल्शियम रिलीज करने लगता है, तो कोल मॉड्यूलिन 4 कैल्शियम आयन को पिकअप करता है। ठीक है, तो इसमें नॉन स्टिमुलेटेड सेल से आएगा। क्वेश्चन 19,
विच मैसेंजर मोलिक्यूल्स आर ड्राइव फ्रॉम द फैटी एसिड आर्कडोनिक एसिड। कौन सा ऐसा मोलिक्यूल्स है जो हमें ड्राइव होता है आर्कडोनिक एसिड से? एक्नोसमाइड्स, टर्पेनोइड्स, कोर्टिसोइड, स्टेरॉइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकोसमनाइड। टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? नेम दी एसेंशियल फैटी एसिड्स। आपने एसेंशियल अमीनो एसिड तो पढ़ी होंगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा जाता है, नेम दी एसेंशियल फैटी एसिड्स। वो 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ऐसी फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बनाती हैं, हमें डाइट पे लेनी पड़ती हैं। वो है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलाइक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ये 3 है, याद रखना। लिनोलेनिक एसिड, लिनोलाइक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। सेल जंक्शन इज अबंडेंट इन। सेल जंक्शन अबंडेंट होते हैं हेपेटिक सेल्स में, कार्डिक सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स तो मतलब हम बोल सकते हैं सीधा एलिमिनेट कर देगा ना, सभी एलिमिनेट कर देंगे। अब बताओ, हेपेटिक सेल्स में, कार्डिक सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में। तो सेल जंक्शन देखो, आपको टच कर रहा हूं मैं, ये आपको किसी ने टच किया, ये पिंच किया, तो कहाँ पे पिंच किया? एपिथेलियल सेल्स में। तो सबसे ज्यादा सेल जंक्शन होते हैं एपिथेलियल सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 21, इफ द वाइक्वाइड mRNA इज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ द ड्रोसोफिला एम्ब्रियो, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप इज। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ये तो उसी को आएगा जो बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की हो उसने। ये ड्रोसोफिला से क्वेश्चन है और ये डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको आएगा। फिर थोड़ा सा समझा देता हूँ बाइक्वाइड और नैनोन का। बाइक्वाइड एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हेड बनाती है, किसमें? ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई में। और नैनोज एक ऐसी प्रोटीन है जो पूंछ बनाती है, पूंछ तो होती नहीं बनी, लास्ट पोर्शन बनाती है, यानी एब्डोमेन बनाती है। लास्ट पोर्शन बनाती है नैनोज प्रोटीन, और बाइक्वाइड प्रोटीन बनाती है हेड रीजन। इधर बोला है इफ द बाइक्वाइड हेड इज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर पोल, यानी मैं जहां पर एब्डोमेन बनना था, यानी स्टिंग बननी थी, लास्ट हिस्सा बनना था, वहां मैंने बाइक्वाइड डाल दिया, तब क्या होगा? हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोल्स। देखो क्वेश्चन आपको आंसर यहां से मिल गया, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बाइक्वाइड क्या बनाता है? हेड बनाता है। अगर बाइक्वाइड को मैं पीछे भी इंजेक्ट कर रहा हूं, यानी दोनों तरफ हेड बन जाएगा, यानी हेड स्ट्रक्चर एट द बोथ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पोल्स। ये आप क्वेश्चन याद रखना जो मैंने बोले हैं, हेड बाइक्वाइड और नैनोज, इसका याद रखना। बाइक्वाइड होता है हेड रीजन के लिए और नैनोज होता है एब्डोमेन के लिए, लास्ट पोर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, ल्यूकोसाइट्स एक्स्ट्रावेसेंस अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। ओके, यानी डब्ल्यूबीसी का काम पूछा है कि कैसे काम करते हैं डब्ल्यूबीसी। तो ये करता है सबसे पहले, कहाँ गया लास्ट ऑप्शन दिखाया नहीं मैंने, कैप्चर करते हैं, रोलिंग करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, एडेशन करते हैं और ट्रांसमाइग्रेशन करते हैं। ये सीक्वेंस इसका। क्वेश्चन नंबर 23 दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा इस बार, आप लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा। विच इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिलिया इन द प्रोकैरियोट्स। ये ऐसे पूछ लूँ मैं, सिलिया का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, या फ्लेजेला का मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ट्यूबुलिन, नेक्सिन, डाइनिन या एक्टिन। ये मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लूं, माइक्रोट्यूब्यूल आपने पढ़े हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड ऑफ विच प्रोटीन? तो राइट आंसर इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसका भी राइट आंसर ट्यूबुलिन ही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें जो सिलिया फ्लेजेला बनते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल 2 सेगमेंट से जुड़ के बनते हैं, अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन, दोनों हेटेरोडाइमर होते हैं। तो ये क्वेश्चन लगातार आता रहता है, इसको ध्यान से रखना। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following is the key secondary messenger in this generating by the G protein coupled receptor present to the human eye? देखो क्वेश्चन घुमाया है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया है, आपसे सेकंड मैसेंजर पूछा है जीपीसीआर का। जीपीसीआर का सेकंड मैसेंजर ह्यूमन आई क्या पूछा है? अगर मैं ऐसे सिंपल पूछूं, व्हाट इज द सेकंड मैसेंजर इन द सिंपल, या हम बोल सकते हैं सिंपल मसल सेल्स, सिंपल एपिथेलियल सेल्स में कौन सा होता है? तो बताया साइक्लिन एएमपी, आपने पढ़ा होगा CAMP, साइक्लिन एएमपी। बट आइज पूछ ली इधर भाई, तो डैग होगा, साइक्लिक GMP होगा, साइक्लिक AMP होगा, या आइनोसिटोल 3,4,5 फोस्फेटेज IP3 होगा। तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइक्लिक GMP। देखो रोड सेल कौन सा आपने पढ़े हैं, कौन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड रोड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिम विजन। तो वहां पर हमारी साइक्लिक GMP इज बिहेव्स लाइक अ सेकंड मैसेंजर, और नॉर्मली साइक्लिक AMP बिहेव्स लाइक अ सेकंड मैसेंजर है। इन बातों को याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ।
इतना इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू नहीं जितना मैं आपको जो बता रहा हूँ नेक्स्ट चीजें नोट करता चलें, चीजों को जब मैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोलॉजिकल टेस्ट इज परफॉर्म फॉर द टाइफाइड पीपल्स इन द स्ट्रीप थॉरेट। तो कौन सा यहाँ पर टेस्ट होगा, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, एमिनो इलेक्ट्रोपोरोसिस या अलाइजा। अलाइजा का तो इधर बात ही नहीं है, अलाइजा क्यों करनी है हमने, हमने सीरोलॉजी का टेस्ट करना टाइफाइड का। तो आपने सुना होगा अग्लूटिनेशन, बहुत चलता है ये, बहुत ही ज्यादा चलता है एग्लूटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग द सबमर्ज इन द एक्वाटिक टर्टल द एक्सेसिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर। सबमर्ज, कोई का टर्टल है जो पानी में चला गया है, अब वो किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज करेगा, स्किन का, एयर सैक का, बक्कल कैविटी का या क्लोकल ब्लैडर का। तो वो यूज करता है क्लोइका ब्लैडर का। क्वेश्चन नंबर 27, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज द ह्यूमन पैरासाइट्स फाउंड इन। ये ह्यूमन का पैरासाइट है और इसको फैलाता कौन है, इसको चेक कर लेना, बट जहां तक मुझे पता हाउस फ्लाई जो होती है वो इसको फैलाती है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका को बैक्टर पूछा जाए तो। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी या ब्लड में। तो ये देखो, ये जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ना, ये एक पेट की बीमारी है जिन्हें आपको डायरिया होता है इससे। तो ये किस में होगा, माउथ और ब्लड में तो होगा ही नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा या स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, डायरिया होता है इससे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है ना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसके वजह से वाटर स्टूल निकलते हैं, यानी डायरिया होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, द ब्लिस्टर ब्लीडर यानी ब्लिस्टर बीटल्स फैमिली मेलोडिए countership begins with a series of antennal taps by the male on each side of the female body, which is the foreign communications. आई थिंक टफ क्वेश्चन है, मैं टफ सीरीज में इसको रखूंगा, आप इसमें तुक्का लगा सकते हो, विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी। तो राइट आंसर इसका टैक्टाइल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 29, क्यों इन हनी बी, क्वेश्चन आएगा ये वाला जो मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। क्यों honeybees produce the pheromone that molecules many aspect the worker honeybees and is critical for the colony social organization is secreted by which gland। सिंपल पूछा गया है कि हनी बी एक फिरोमोन सिक्रेट करती है, कई बार तो क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा फिरोमोन होगा वो जिसकी वजह से वर्कर बी फीमेल नहीं बन पा रही है, और साथ में ही वर्कर बी क्यों नहीं बन पा रही है, और सारी क्यों ने उस अपने घर को ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो वो फिरमोन कहाँ से सीक्रेट होता है, मैंडिबुलर ग्लैंड से, डो फोर ग्लैंड से, टार्सल ग्लैंड से या रेक्टल ग्लैंड से। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैंडिबुलर ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 30, इनग्रेशन, पढ़ लेना ये चीजें, इनग्रेशन, इनवोल्यूशन, एपिबोली, ये जो माइग्रेशन है ना, ये क्वेश्चन आते बनते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ये। इनग्रेशन, migration of the individual cells from the surface layer into the anterior end embryo, movement of the epithelial sheet, inward movement of the outer layer, या splitting of the one cellular sheet into the two or more। मैं आपको समझाऊंगा भी सिंगल सिंगल इसकी डेफिनेशन। इनिग्रेशन क्या होता है, तो इनिग्रेशन होता है माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस लेयर इनटू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। देखो, एपिबोली, एपिबोली होती है आपका इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर का अंदर की तरफ मुड़ जाना एपिबोली कहलाता है। यदि मैं बोलूँ इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ इनवर्ड, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ लेयर, लाइक हम बोलते हैं अंदर की तरफ मुड़ जाना, ग्रूव बना लेना अंदर की तरफ। इनवर्ड मूवमेंट होता है इनर लेयर का, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अगर मैं बात करूं, एक और टर्म होती है मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग है, इन्वोल्यूशन, इनग्रेशन, एपिबोली, हाँ डीलेमिनेशन। तो डीलेमिनेशन इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वन सेलुलर शीट इनटू द टू एंड मोर, इसको बोलते हैं डीलेमिनेशन। और सिंगल सिंगल सेल का अंदर तरफ जाना, सिंगल सेल टूटेगा अंदर जाएगा, सिंगल सेल टूटेगा अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं इनिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, novaviocin is an immunoglobulin antibiotic used to the regulated expression of the transgenes in mammals, is produced by which of the following actinomycetes। ऑप्शन दिए हुए हैं, सोल्व करो इसको। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
Question number 32 is genetic disorder of the immune system in which the body is unable to produce the function of B cells and T cells is cells to be resist the infection is. पूछा गया है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम इन विच द बॉडी इज अनेबल टू प्रोड्यूस द फंक्शन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स हैं। बी सेल्स एंड टी सेल्स नहीं बन रहे हमारे बॉडी में, तो ये कौन सी डिजीज हम बोल सकते हैं इसको? तो इस डिजीज को हम बोलते हैं स्विस टाइप ओगमेग्लोमोब्लीमिया। ओके, स्विस टाइप डिजीज होती है स्विस। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following signaling molecules released from the notochord that play important role into promoting the somatic pattern in the development embryo and regulate the bone morphogenetic protein during development? आई थिंक आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, दिस द टफ क्वेश्चन, बट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नोगिन। क्वेश्चन नंबर 34, टी वेव्स। देखो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ईसीजी आपने पढ़ा है। ईसीजी जब आप वहाँ पर गए हो कहीं, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा या मूवीज़ में आपने देखा होगा, एक स्क्रीन चली होती है और ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऊपर नीचे हो रही होती है। लास्ट में क्या होता है, जब बंदा मर जाता है तो वो सीधी लाइन हो जाती है, उसको बताएं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में टी वेव का क्या यूज़ है? आपने इसको डायग्राम को देख लेना है। सबसे पहले आपकी कौन सी वेव चलती है, आर वेव या पी वेव चलती है? ठीक है, जैसे क्यू आर एस। सबसे पहले चलता है आपकी पी वेव। पी वेव जो होती है वो होती है बेंड ओरिकल्स डीपोलराइजेशन, यानी ओरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, वो होता है पी वेव। देन क्यू आर एस वेव, क्यू आर एस वेव, ठीक है। उसके बाद होता है टी वेव, ठीक है। तो टी वेव पूछिए वो क्या है? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन या आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। देखो मैंने बताया आपको पी वेव क्या होती है, जो पहली वेव होती है वो होती है ओरिकल डिपोलराइजेशन, तो एलिमिनेट कर दो ऑप्शन डी को। देन जो क्यू आर एस होती है वो होती है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, यानी ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दो। अब बची है आर्टेरियल रिपोलराइजेशन, तो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होती ही नहीं है, तो क्या बचा? रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल मायोकार्डियम, ये होता है टी वेव। Question number 35, Nobel Prize in Medicine 2021 was awarded for the discovery of। भाई इधर बोला कि नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में 2021 में, तो ये किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है? कई बार पूछा था किसको मिला है, तो यहाँ पूछा किसकी डिस्कवरी के लिए मिला है। तो आपने पढ़ा हुआ आजकल 2021 में एक जो टेम्परेचर टच का रिसेप्टर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका नाम, मुझे थोड़ा थोड़ा क्या नाम था, मोनार्ड था यार, जे मूलिस था, जे मूलिस था या जे म्यूलिस था, देख लेना। उसको ये अवार्ड मिला है, टच एंड टेम्परेचर का रिसेप्टर उसने खोजा है, न्यू डिस्कवरी की है 2021 में, रिसेप्टर डिस्कवरी है। जूलिस उसका नाम है, जूलिस, JULIS, जूलिस, मार्टिन जूलिस है शायद उसका नाम। उसने डिस्कवरी की है टेम्परेचर एंड टच के रिसेप्टर की, 2021 में न्यू डिस्कवरी है ये, नोबेल प्राइज मिला उसको, बहुत बड़ी बात है ये, इंडिया का नहीं है, बाहर का बंदा है। 36, mesangial cells relaxation can be mediated by enhanced the cyclic JMP and cyclic AMP caused by। तो ये देखो साइक्लिक GMP एंड साइक्लिक AMP, ये दोनों ऐसे हैं जो GPCR से लिंक होते हैं। GPCR एक ऐसा मोलिक्यूल्स होता है जो 7 टाइप क्रॉस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और एक रिसेप्टर है ये। तो यहाँ पूछा गया कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इनको इन्हांस करता है, तो होगा तो भाई ऐसा जो GPCR के साथ लिंक करता है। तो कौन GPCR के साथ लिंक करता है इनमें से? तो डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा है जो रिलैक्सेशन कर देता है, यानी बोलते हैं शांति, शांति प्रदान करता है डोपामाइन। डोपामाइन इज द मेन रिलैक्सेशन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 37 को हम स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत टफ क्वेश्चन, आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको कल करवाया था, ट्राइपेनोसोमा ब्रूजी एंड ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ये मैंने आपको कल करवाए थे, कोई MC क्वेश्चन में करवा रहा था जब मैंने करवाए थे। अब इसका आंसर बताना आपको। Trypanosoma brucei evade the immune response of the host by generating the variant surface antigen, by invading the host cell, by switching to the other morphological form, by masking their immune of the host। तो by generating the variant surface antigen VSG। Question number 39, rhinodine receptors, rhinodine receptors are, rhinodine receptor क्या होते हैं ये?
तो राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज चैनल्स इन द स्केलेटन एंड कार्डिक मसल्स। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पाइन मस्क डियर इज स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? अल्पाइन मस्क डियर आप सभी को पता होगा, जिसमें हमको मस्क मिलती है, मस्क से परफ्यूम बनता है। तो मस्क डियर बहुत कम है, इंडेंजर्ड है। तो ये किसके क्या है, स्टेट एनिमल है? तो ये उत्तराखंड। देखो क्या ये ज़्यादा चलता है ना उत्तराखंड वगैरह में, ऐसा होता है जैसे नेशनल पार्क हो गए। ओके, उत्तराखंड में हमारा अल्पाइन मस्क डियर की क्या होती है, स्टेट एनिमल माना जाता है। क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज स्टेट फिश ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो स्टेट फिश जो है वो है टोर पिटेटोरा, साइंटिफिक नाम है बोल रहा हूँ, कॉमन नाम है गोल्डन महाशेर। ओके, क्वेश्चन पूछ जाता है विच इज द नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है अपना ये वाला ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू एंड पिल वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति। क्वेश्चन आते हैं दोनों पर। और कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो वो आपका हिली नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू द प्रमोटर साइट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक ऑफ प्रोन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा है बाइंडिंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग टू द प्रमोटर साइट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लैक ऑफ प्रोन? लैक ऑफ प्रोन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो साइक्लिक एएमपी, कैप कैप एंड साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स या लैक्टोज। प्रमोटर के साथ बाइंड करना, ध्यान रखना लैक्टोज में टिक कर देना है सर, लैक्टोज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं करता है। ओके, तो साइक्लिक एएमपी एंड कैप कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बैठता है प्रमोटर पर। आप क्या पूछोगे यार ये क्या हो रहा है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो इंड्यूसिबल सिस्टम, लैक्टोज, एलोलैक्टोज, रिप्रेसर, ट्रिप्टोफान वही पढ़ा था। दैट्स द न्यू डिस्कवरी, रिसेंट भी नहीं चाहिए आपको, ये न्यू डिस्कवरी हुई है जिसको पता है कैटाबोलाइट सिस्टम इन लैकोप्रोन। लैकोप्रोन में कैटाबोलाइट सिस्टम आ चुका अब यानी ग्लूकोज अब आ चुका है, यानी लैक्टोज को कम यूटिलाइज कर रहा है बैक्टीरिया, ग्लूकोज को ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। और ग्लूकोज में साइक्लिक एएमपी एंड कैप कॉम्प्लेक्स चलता है, यानी जितना ज़्यादा साइक्लिक एएमपी होगा उतना कम ग्लूकोज होगा, और जितना कम ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा साइक्लिक एएमपी होगा। ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द फॉलोइंग क्लीवेज ऑफ हेयर पिन टू फॉर्म द प्री एमआईआरएनए? इनमें से कौन सा जो क्लीवेज है वो हेयर पिन टू फॉर्म द प्री एमआईआरएनए? तो डाइसर आपने सुना है, डाइसर या ड्रोसा? और आंसर तो डाइसर एंड ड्रोसा में ही होगा। अब बताओ, तो ड्रोसा, ड्रोसा जो है हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है इन केस ऑफ प्री एमआईआरएनए। क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आंसर बताऊंगा सीधा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन माइंड में रखना अपने। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ 43 का, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, यानी एमपीएफ। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बोलो या माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर बोलो, इस सेल साइकिल में इसका फंक्शन नहीं है। ओन डिस्ट्रक्शन, एक्टिवेशन ऑफ द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ड्राइविंग द इवेंट ऑफ द एम फेज, या इनएक्टिवेशन ऑफ द सेपरेजिज्म। कौन सा इसका फंक्शन नहीं है? देखो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर आपका माइटोसिस जब स्टार्ट हो जाती है ना एम फेज में तब होता है। देखो ओन डिस्ट्रक्शन, अपनी डिस्ट्रक्शन तो ये करता है, जब इसका काम पूरा होता है ये अपनी डिस्ट्रक्शन करता है। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, यानी एपीसीज को एक्टिवेट करता है, दैट्स इज गुड आंसर। ड्राइविंग द इवेंट ऑफ द एम फेज, ओके, मैंने आपको कहा है ये एम फेज का ही मेन है, यानी एम फेज इसकी वजह से चल रही है तो ड्राइविंग तो करेगा करेगा। यानी ये इनएक्टिवेशन सेपरेजेस, नहीं 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 नहीं, ये एक्टिवेट करता है सेपरेजेस को, सेपरेजेस को बोलता है कि सेपरेजेस तुम एक्टिवेट हो जाओ, जिसकी वजह से दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एनाफेज में अलग होते हैं सेपरेजेस के वजह से, और इनको एक्टिवेट करता है एमपीएफ। क्वेश्चन नंबर 45, हाइंड गट फर्मेंटेशन इज द फीचर ऑफ, पढ़िए आंसर बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट इसका, ए इज द राइट आंसर। पल्मोनरी सर्फिकेंट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, पल्मोनरी सर्फिकेंट पता नहीं कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, ये किसका बना होता है? ये बना होता है आपका डाई पाल्मिटाइल फोस्फेटाइल कोलिन। क्वेश्चन 47, चिगर्स सर्व्स एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज फॉर्म, जो चिगर्स होते हैं वो किसके वेक्टर्स होते हैं, किस डिजीज के वेक्टर हैं ये?
ये है स्क्रब टाइफस के। क्वेश्चन नंबर 48, रोमेनिया साइन आल्सो नोन एज पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ इसमें, ट्राइपेनाजोमा क्रूजी। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अमाइन हार्मोन, इनमें से कौन सा अमाइन हार्मोन नहीं है, नहीं है। ओके तो 49 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 50, टेलोमेरिक डीएनए हैज नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर यूजुअली रिच इन द विच न्यूक्लियोटाइड, राइट आंसर है ग्वाइनिन। लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल अनकपल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो इसका राइट आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर डी।